सारा प्रणाम, सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। 5 जुलाई का दिन सितारों की दुनिया के लिए होगा कुछ खास, कुछ ऐसा जो ला सकता है आपके जीवन और देश दुनिया में कई बड़े बदलाव। क्योंकि चंद्रमा को निगलने जा रही है राहु और केतु की काली छाया। पिछले महीने ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का संयोग बन चुका है और अब लगने जा रहा है तीसरा ग्रहण। नतीजतन ये साल न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए सदी का सबसे अनिष्टकारी साल साबित हुआ है। ग्रहण की काली छाया का प्रभाव होगा सभी राशियों पर और इसके प्रकोप से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। तो आइए शुरू करते हैं हमारी एक खास पेशकश, चंद्र ग्रहण। तो 1 महीना और 3 ग्रहण, जी हां, 1 महीने के अंदर 3 ग्रहण पड़े हैं। पहले चंद्र ग्रहण, उसके बाद सूर्य ग्रहण, उसके बाद फिर अब उपछाया चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। जाहिर तौर पर इतिहास गवाह है, ज्योतिष विज्ञान की मान्यताएं कहती हैं कि जब जब 3 ग्रहण या 2 ग्रहण का संयोग एक साथ बनता है तब तब दुनिया में कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है। हालांकि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, बावजूद इसके इंसानी जिंदगी पर, देश और दुनिया पर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया पहले ही कोरोना की महामारी से ग्रस्त है और अब चंद्र ग्रहण का संयोग ये बता रहा है कि ये और अनिष्टकारक हो सकता है। साथ ही भारत देश की बात करें तो भारत आज चाइना को चुनौती दे रहा है, साथ ही कोरोना महामारी से भी लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसे में 3 ग्रहणों का संयोग कैसा होगा आपकी जिंदगी के लिए, आपकी राशि के लिए, जानने की कोशिश करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, इससे पहले कि हम राशियों की बात करें, आपसे जानना चाहेंगे 3 ग्रहणों का एक साथ पड़ना किस तरह के संकेत दे रहा है। अनुज जी नमस्कार। और आज आपने बहुत ही जनोपयोगी प्रश्न उठाया है, बहुत ही जनोपयोगी शंका आपने उठाई है और यह जायज़ भी है। इस प्रकार की शंकाएं एक अच्छे पत्रकार के मन में आनी ही चाहिए, देश के, राष्ट्र के कल्याण के लिए। वरीयाने सते प्रश्नः कृतं लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशयः परा। इसी प्रकार के जो जनोपयोगी प्रश्न हैं, जन कल्याण उपयोगी प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्नों की प्रशंसा शास्त्र करते हैं। देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि आपने 3 ग्रहण की बात करी और यह निश्चित रूप से 58 वर्ष के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है। 1962 में ठीक इसी प्रकार का संयोग बना था, जबकि 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण और 30 जुलाई को पुनः सूर्य ग्रहण, उसके बाद 17 अगस्त को पुनः चंद्र ग्रहण। इस प्रकार से 3 ग्रहण 1962 में पड़े थे, क्रमशः 15-15 दिन के अंतर में। स्वाभाविक रूप से जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णमासी को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को इस प्रकार की घटना घटित होती है। यद्यपि यह सभी ग्रह स्पष्ट के आधार पर ज्योतिष में निश्चित किया जाता है। इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वह गुरु पूर्णिमा के दिन आ रहा है, 5 जुलाई 2020। इस दिन गुरु पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण भी है। देखिए, ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल ग्रहण होते हैं और सूक्ष्म ग्रहण होते हैं। शास्त्रों में स्थूल ग्रहण उसे कहा जाता है जो ग्रहण आँखों से दिखाई पड़ते हैं। वह बहुत ज़्यादा पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों को प्रभावित करते हैं और ऐसे ग्रहण को शास्त्र कभी भी देखने का निर्देश नहीं देता है। लेकिन इसके साथ ही सूक्ष्म ग्रहण भी होते हैं। सूक्ष्म ग्रहण वह होते हैं जो कि आँखों से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन यह सूक्ष्म ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी सूक्ष्म ग्रहण हो सकता है और सूर्य ग्रहण भी सूक्ष्म ग्रहण हो सकता है, दोनों हो सकता है। वह एक अलग बात है कि स्थूल ग्रहण की अपेक्षा जो सूक्ष्म ग्रहण हैं उनकी वह कम अनिष्टकारी होते हैं, उनकी शक्तियाँ कम होती हैं। सूक्ष्म ग्रहण जब होते हैं तो उस समय में तामसी प्रवृत्तियाँ, जैसे भूत प्रेत आदि की शक्तियाँ ये बढ़ जाती हैं, और जब सूक्ष्म ग्रहण होते हैं तो इस प्रकार की तामसी शक्तियों के बढ़ने से अनेक प्रकार के रोग बाधाएं, राजनीतिक उथल पुथल, अब बहुत सारी वर्षा का बहुत अधिक योग, समुद्र में चक्रवर्ती तूफान आना, भूकंप की घटनाएं, इस प्रकार की
सारी स्थितियां ज्वार भाटा से संबंधित ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर, जिस प्रकार आप पहले भी कह रहे थे, ग्रहाधीनम जगत सर्वा, पृथ्वी में रहने वाला प्रत्येक प्राणी, इसका नियंत्रण आकाश मंडल से होता है और आकाश मंडल से पृथ्वी पर रहने वाले ग्रहों के माध्यम से हमारे जो पूरा ब्रह्मांड है इसको 27 नक्षत्र, 12 राशि और नवग्रहों में बांटा गया है और उन्हीं शक्तियों के द्वारा पूरे पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो चंद्र ग्रहण है, आप भी जानते हैं, आप खुद भी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, तो आपको मालूम है कि धनु राशि में यह चंद्र ग्रहण की घटना घटित हो रही है और धनु राशि, इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी बृहस्पति है। और बृहस्पति क्या है? वो उसको ज्योतिष शास्त्र में विंशोत्तरी महादशा में आचंभो राजी साबु केशु, यह जो सूत्र है उसमें जो जीव शब्द है वह बृहस्पति के लिए ही है और जीव जो है वह हमारे डीएनए से संबंधित है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के महामारी जैसे संकटों को बढ़ावा देने का योग यह करता है और उस प्रकार से अनेक प्रकार के असाध्य रोगों की उत्पत्ति इस प्रकार के ग्रहण में होने की संभावना रहती है। जी अनुज जी। तमाम दर्शक इस वक्त पंडित जी अपनी अपनी राशियों का भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी राशि के लिए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आखिर क्या होगा। तो पहली 6 राशियां यानी मेष से लेकर कन्या राशियों का फल इस चंद्र ग्रहण का। जी देखिए, आपने जो राशि फल की बात करी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा ये ब्रह्मांड 12 राशियों पर ही चलता है और उन 12 राशियों के आधार पर ही पृथ्वी में रहने वाला प्रत्येक प्राणी सुख और दुख की अनुभूति करता है। तो देखिए, जहाँ पर धनु राशि में लगने वाला, घटित होने वाला यह चंद्र ग्रहण है, धनु राशि से पंचम स्थान पर जाकर के मेष राशि पड़ती है और पंचम भाव को ज्योतिष में त्रिकोण भाव कहा गया है। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश विशेष फलदायका। इसलिए जो मेष राशि के लोग हैं इनको तो बहुत ही शुभ ये घटना जो है, क्योंकि त्रिकोण जो है वह हमेशा केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं वह या केंद्रेश और त्रिकोणेश, ये सभी जो है शुभ फलों को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो इसलिए मेष राशि के जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल है। संतान, यदि किसी प्रकार से पहले संतान की परेशानी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। संतान की विद्या से संबंधित परेशानी भी वह दूर हो जाएगी। बहुत अच्छे अंक परीक्षा में इनकी संतान प्राप्त करेगी और स्वयं वो मेष राशि का जातक है तो उसके लिए भी बहुत विशेष रूप से लाभकारी है। जो भी रुके हुए कार्य हैं वह पूर्ण हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं बताता हूँ कि वृष राशि, वृष लग्ने भवो लोका गुरु भक्त प्रियम बदा गुणी कृति धनी रोगी सूरह सर्वजन प्रिया। ऐसे जो कन्या वृष राशि है वह चूंकि छठे स्थान पर है, छठे भाव को ज्योतिष शास्त्र में रोग का कारक माना गया है और वहीं से जो है शत्रुओं का विचार भी किया जाता है। तो ऐसे लोगों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। किसी असाध्य रोग से भयभीत नहीं होना है, लेकिन सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार आजकल महामारी जैसा संकट चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को लॉकडाउन के नियम का पूरा पालन करना चाहिए। बहुत विशेष आवश्यकता पड़े तभी घर से बाहर निकलना चाहिए। मास्क आदि वह अपने आप को बहुत सुरक्षित तरीके से ही घर से बाहर निकलें और जो भी आयुर्वेदिक और आरोग्य सेतु जो बताते हैं वो सारे नियमों को पालन करना चाहिए। वृष राशि के लोगों को इस प्रकार की महामारी से संकट में पड़ने की ज़्यादा संभावना बन रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ मिथुन राशि, चूँकि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है और आपको मालूम है कि यद भाव गतौ वापी यद भावेश संयुतौ तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमुग्रह। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का निर्माण भी राहु और केतु से ही होता है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो जहाँ पर राहु स्वयं उस स्थान पर बैठा है, ऐसे व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित परेशानियाँ या समझिए कि श्वास नली से संबंधित परेशानियाँ, चूँकि बुद्धि दिमाग से संबंधित परेशानियाँ, बुद्धि का कारक बुध है, ये सारी स्थितियाँ राहु के कारण हो सकती हैं और असाध्य रोगों का भय भी ऐसे व्यक्तियों को बना हुआ है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि देखिए धनु राशि से यह जो है अष्टम स्थिति में आती है, तो आपको मालूम है कि यद भाव गतौ वापी यद भावेश संयुतौ तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रह।
यह जो अष्टमम आयुषा स्थानम अष्टमाद अष्टमम चैत, अष्टम भाव क्या है? आयु का भाव है, और यहाँ से आयु का विचार किया जाता है। आयु भाव के व्यय भाव पर राहु बैठा हुआ, अष्टम से व्यय भाव अर्थात सप्तम भाव पर राहु की गोचर स्थिति चल रही है 22 सितंबर तक। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह आयु का व्यय कारक हो जाता है। ऐसे लोगों को यदि कहीं किसी प्रकार से संक्रमित हो गए तो बचना अत्यंत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राहु जो है वह आयु का क्षय करता है और स्वयं अष्टम भाव से ही आयु का विचार किया जाता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को यह विशेष रूप से खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और जितनी भी हो सके, चूँकि चंद्रमा इसका स्वामी है और चंद्रमा जल का कारक है, तो जितना अधिक हो सके उनको जो है अपने उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। और चूंकि चंद्रमा माता का कारक भी है, इसलिए कर्क राशि के जो व्यक्ति हैं उनकी माता के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए माता का भी विशेष ध्यान रखें और अपना भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि जो है वह धनु राशि से नवम स्थान पर, और नवम स्थान जो है ये भाग्य का स्थान है, और नवम राशि जो सिंह राशि के लोग हैं, जातक हैं, इनके लिए विशेष रूप से लाभकारी योग बन रहा है। इनके जितने भी धन से संबंधित जितने कार्य हैं वह सभी को, तो लॉकडाउन के कारण धन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन सिंह राशि के जो जातक हैं उनको लॉकडाउन में भी धन का फायदा होने वाला है। और जो भी इनका धन पीछे व्यापार में या किसी कारणवश रुक गया है वह सब अब धीरे धीरे उनको वापस प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए सिंह राशि वालों की लॉटरी तो आप समझिए कि निकल ही आई। कहीं अनुज जी आपकी तो सिंह राशि है नहीं आपकी भी लॉटरी एक निकल आती। और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, क्योंकि आपने मुझे कन्या राशि तक के फलादेश के लिए आदेश किया है। तो कन्या राशि का स्वामी भी बुध है, और कन्या लग्ने भवो लोक कन्या लग्नोदये जाता सुधी सत्कर्म जीविका विद्वान सर्वकलाभिज्ञो धनाढ्यो जन पूजिता। अगर कन्या राशि का कोई व्यक्ति है और उसकी नौकरी कहीं छूट गई है तो अब नौकरी उसकी लगने ही वाली है। और व्यापार भी चूंकि दशम स्थान है, पिता का स्थान है, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, और इसके साथ ही पिता के माध्यम से, पिता के सहयोग से उसको विशेष रूप से व्यापार में उन्नति होगी या कहीं विशेष रूप से नौकरी की प्राप्ति होगी। और चूंकि दशम भाव जो है यह कुंडली का सर्वश्रेष्ठ भाव है और केंद्र भाव माना जाता है। केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता अपि स्वयं संबंध मात्रा बलिनो भवेताम योग कारका। अगर इनकी किसी प्रकार से परेशानी पहले चल भी रही है तो वह भी अब सारी समस्याओं का निदान होने वाला है। और ये चंद्र ग्रहण जो है कन्या राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी ही योग बना रहा है। जी अनुज। बहरहाल ये तो रही पहली 6 राशियों की बात, लेकिन पंडित जी हर शख्स जिसको बताया जा रहा है कि 3 ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं, जो लोग जानते हैं उनके दिमाग में एक अजीब तरह की आशंका, एक अजीब तरह की दहशत, एक भय का वातावरण बना हुआ है, भय का माहौल बना हुआ है कि आखिर 3 ग्रहणों का जो संयोग है वो देश दुनिया में क्या करेगा। भारत देश के परिप्रेक्ष्य में यदि पंडित जी बात करें तो भारत इस वक्त कोरोना से लड़ रहा है। जाहिर तौर पर चीन से तनाव चल रहा है। आज ही प्रधानमंत्री लेह में गए, वहां का दौरा किया, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई। जाहिर तौर पर यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उस ग्रहण का असर कैसा रहने वाला है? क्या इस ग्रहण के बाद कोरोना से निजात मिलेगी या ये बीमारी और ज्यादा फैलेगी? देखिए अनुज जी, आपने यह जो प्रश्न है ये आज देश के 130-135 करोड़ लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि, और आपने उन्हीं का प्रतिनिधित्व किया, 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करके आपने उन्हीं की तरफ से ये प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में घूम रहा है कि अभी कोरोना की क्या स्थिति रहेगी। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से, चूंकि करोड़ों लोग इस चैनल को देख रहे हैं, नेशनल चैनल है, बताना चाहता हूं कि देखिए यह बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रहण कभी भी लाभकारी नहीं होते, हमेशा ग्रहण हानिकारक होते हैं। ठीक है, कुछ राशियों के लिए लाभकारी होते हैं लेकिन कुछ विशेष राशियों के लिए हानिकारक होते हैं और सभी के लिए प्रायः हानिकारक होते हैं। लेकिन चूंकि ज्योतिष एक वैदिक शास्त्र है और आपको मालूम है कि अमेरिका ने भी जब संकट का सामना किया तो उसको यह समझ में आया कि भारतीय जो ज्ञान है वेद, उसी के माध्यम से संकट से निजात पाई जा सकती है। और भारतीय व्यक्ति को बुला करके अमेरिका की सीनेट में शांति पाठ कराया गया, और शांति पाठ भी जो किया गया वह शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से कराया गया।
और वह भी भारतीय व्यक्ति के माध्यम से ही उस शांति पाठ को कराया गया। तो ग्रहों की अपेक्षा अनुसार जो मैं आपको गणित के आधार पर कहता हूं, क्योंकि यह सिद्धांत का विषय है, इसके आधार पर मैं बतलाना चाहता हूं कि जब तक राहु का गोचर मिथुन राशि पर चलता रहेगा, अर्थात 22 सितंबर 2020, जी, क्योंकि यह वर्ष 2020 जो है अंक शास्त्र की दृष्टि से देखें तो राहु का वर्ष है, चूंकि 4 अंक यह राहु का है, 3 अंक बृहस्पति का है, 1 अंक सूर्य का है, 2 अंक चंद्रमा का है, 9 मंगल का है, 8 शनि का है। तो ये सारी स्थितियों के आधार पर 22 सितंबर तक जो कोरोना महामारी है इसका संक्रमण जो है वो समाप्त हो जाएगा। पंडित जी, एक मेरा प्रश्न है इस बीच, 22 सितंबर के बाद जो आप कह रहे हैं कि कोरोना महामारी का अंत होना शुरू होगा, क्या किसी मेडिसिन का इजाद होगा, कोई टीका, जिसका इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त रिसर्च चल रही है, कोई टीका आएगा, कोई वैक्सीन आएगा, या वैक्सीन नहीं आया तो भी ये बीमारी अपने आप खत्म होती चली जाएगी? देखिए, शास्त्रों में जो ग्रह हैं उसको ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, और ज्योतिष का काम वही है जो हमारे शरीर में हमारे नेत्रों का काम है, वही शास्त्रों में ज्ञान में ज्योतिष करता है। तो वह जो है उसका हमारे जो शास्त्र हैं उसमें जो उपाय का वर्णन है वो पौराणिक है, वेद में उपाय का वर्णन नहीं है। पौराणिक दृष्टि से तो कोई ना कोई वैक्सीन बन करके तैयार होगी, लेकिन वैदिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो वहाँ स्थिति ये बनती है कि 22 सितंबर के बाद कोरोना जो बीमारी है वह अपने आप समाप्त हो जाएगी, अंतर्ध्यान हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, और कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होकर के मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। 22 सितंबर को अंतिम कोरोना से मृत्यु हो सकती है, उसके बाद भारत में कोरोना से किसी की मृत्यु नहीं होगी। अच्छा, ये एक बड़ी बात आपने बताई है कि 22 सितंबर के बाद, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि पंडित राजकुमार शास्त्री ने, डॉक्टर राजकुमार शास्त्री ने आज इस प्रोग्राम में यह दावा किया है कि 22 सितंबर के बाद भारतवर्ष में किसी की भी कोरोना के चलते मृत्यु नहीं होगी। ठीक है पंडित जी? बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ग्रह गोचर हैं वो पूरी दुनिया पर काम करते हैं, ना केवल भारतवर्ष पर। जी, 22 सितंबर के बाद जो आपने कहा कि मिथुन राशि से राहु पीछे हट जाएगा, यानी कि वृषभ राशि में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ये मान के चलें कि पूरी दुनिया में किसी की मृत्यु नहीं होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि आपने मेरे से भारत की कुंडली की बात करी है, तो मैंने मकर राशि भारत की बनती है, और उसी के आधार पर, गणित के सिद्धांत के आधार पर मैंने भारत की भविष्यवाणी करी है। और देखिए, कर्क जो अक्षांश है या मकर जो अक्षांश है, यहाँ से दक्षिणायन और उत्तरायण की जो स्थितियाँ हैं, सूर्य की 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण अयन है और दूसरा दक्षिणायन है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य से जो बाएं साइड का स्थान पड़ता है, वहाँ चूंकि जो जिन देशों का प्रतिनिधित्व वृष राशि करती है, तो वहाँ के लोगों को वह संक्रमित कर सकता है, और वह निश्चित रूप से भारत की शत्रु राशियाँ हैं। जी, ऐसे जैसे जिस प्रकार से चीन है, पाकिस्तान है, या और भी कुछ दक्षिण अमेरिका आदि स्थान हैं, इस प्रकार के स्थानों में जहाँ पर वृष राशि का संक्रमण होता है या वृष राशि का आधिपत्य है, वहाँ पर जाकर के वह स्थिति पैदा रह सकती है, वहाँ से पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं, विज्ञान भी कहता है कि एक बार जो वायरस बन जाता है वो समाप्त नहीं होता है। और इस बात को भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि एक बार जो मुख से शब्द निकल जाता है, यह वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं और वह कभी भी समाप्त नहीं होते। उनको आज भी गीता भगवान कृष्ण की जो वाणी है वह वायुमंडल में विलीन है, और वैज्ञानिक उस आवाज और उस शब्द को पकड़ने का अभ्यास प्रयास कर रहे हैं। यही वजह भी है कि लोगों से कहा जाता है कि अपने मन से, अपने मुंह से जो भी शब्द निकालिए वो भलाई का शब्द निकालिए, ताकि वो वायुमंडल में जाए और लौटकर वापस आपके पास आए, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। बहरहाल हम बाकी की बची 6 राशियों की ओर बढ़ते हैं पंडित जी। तुला राशि से मीन राशि तक के जातकों का हाल। देखिए, तुला राशि की जहां पर हम बात करते हैं, ग्रह गोचर की दृष्टि से ग्रहण के कारण तो इसका कोई हानिकारक असर नहीं है, लेकिन पहले से ही चूंकि तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है, ऐसी स्थिति में अकारण शत्रु पैदा हो सकते हैं, बिना कारण के विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला राशि के जातकों को निश्चिंत रहना चाहिए। जीवन साथी के लिए विशेष रूप से लाभकारी, कहीं न कहीं बहुत अच्छी सरकारी नौकरी उसको प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही बनते हुए आय के जो साधन हैं या बनते हुए स्वयं के जो कार्य के साधन हैं, उनकी जाकर के फाइल कहीं रुक सकती है।
या उनके दृष्टि से यह कहा जाए कि उधार उनको धन आदि जो उधार देने की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, उधार देने से उनको परहेज करना चाहिए। दूसरी बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि चूंकि धनु की व्यय भाव की राशि है, तो लग्न का जो व्यय भाव होता है वह निश्चित रूप से आप जानते हैं भाग्य व्ययाधिपत्य ने रंध्रेशो ना शुभ प्रदा साएव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। जिस लग्न का या जिस भाव के व्यय भाव पर कोई पापक ग्रह की स्थिति होती है वह उस भाव का व्यय कर देता है। तो लग्न से व्यय भाव यहाँ पर मंगल इसका स्वामी है, तो इनके लग्न शरीर है। लग्नात् चिंतयम मूर्तिम कीर्तिम सांगोपांग निरूपणम स्थिति स्वरूप संपत्तिर जन्म लग्नगतम फलम। इन सारी चीज़ों का विचार जो है वो लग्न से, जन्म लग्न से करना चाहिए। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके साथ ही जो धन के लिए भी हानिकारक है। इनको बहुत सोच विचार करके धन आदि उधार या बिना विचारे हुए बहुत अधिक अभी इन्वेस्टमेंट करने का समय ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट अभी आगे चल करके भी डाउन होने की संभावना है। चूँकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल जमीन जायदाद का स्वामी है, तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि के लोग इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिलिट्री सेना आदि में भी वह सप्लाई आदि का काम करते हैं, तो अभी थोड़े समय तक उनको परहेज करना पड़ेगा। धनु राशि के जो जातक हैं इनको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का जो संक्रमण है, जो ग्रहण काल है और केतु की जो युति चंद्रमा के साथ बन रही है, ये ठीक धनु राशि पर ही बन रही है। इसलिए विशेष रूप से धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए विशेष रूप से हानिकारक है। उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने संबंधों का भी ध्यान रखना चाहिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना विशेष आवश्यक है, क्योंकि लग्न में बैठ करके पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनिजीव कुजादया विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान पश्यन्ति सप्तमम। जिस प्रकार से मालूम है कि एक पाद दृष्टि दसवें तृतीय, द्विपाद दृष्टि नौ पंचमे चा, त्रिपाद दृष्टि सम सप्तमे चा, संपूर्ण दृष्टि सम सप्तमे चा, जिस प्रकार श्लोक है उसका, इस समय मुझे पूरा श्लोक उठ नहीं रहा है। तो संपूर्ण दृष्टि सप्तम भाव को देख रही है। सप्तम भाव संबंध का कारक भाव है, यहाँ से संबंधों का विचार किया जाता है, चाहे वो जीवन साथी का संबंध है या मित्र आदि का संबंध है या विदेशों से संबंध है। यदि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उनको धन की हानि, नुकसान हो सकता है। उनको सावधानी पूर्वक इस कार्य को करना चाहिए। जीवन साथी पर भी उसकी दृष्टि है इसलिए, और ग्रसित चंद्रमा है, केतु के साथ में ग्रसित है, ग्रहण योग बना हुआ है, तो वहाँ पर भी उनको विशेष रूप से जीवन साथी के स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखना चाहिए। प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, किसी प्रकार से हंसी मजाक आदि में भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। दूसरे स्थान पर देखिए शनि और बृहस्पति की युति चल रही है मकर राशि पर। अब मकर राशि पर शनि और बृहस्पति की युति और दोनों ही वक्री चल रहे हैं। क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, शुभा वक्रा महाशुभा। जब क्रूर ग्रह वक्री होता है तो अत्यंत अशुभ हो जाता है, और जब वही शुभ ग्रह वक्री होता है तो अशुभ हो जाता है। तो यहाँ पर दुविधाजनक स्थिति मकर राशि के लोगों के साथ में बनी हुई है। निर्णय लेने में या तो बहुत जल्दी निर्णय लेकर के नुकसान कर देंगे, या निर्णय लेने में इतना ज़्यादा समय लगा देंगे कि तब तक उस कार्य का समय ही निकल जाएगा। तो इस प्रकार से उनके सभी कार्य रुकने की संभावना बन रही है। और शनि, आपको मालूम है कि शनि एक ऐसा ग्रह है कि सभी ग्रहों का अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पापकृत शनि, वह सभी ग्रहों का अतिक्रमण करके भी अपना ही फल देता है। इसलिए धन व्यापार आदि पर भी उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और बुद्धि प्रबंधात्मज मंत्र विद्या विनय गर्भ स्थित नीति संस्था, ये सारी चीज़ों का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनि वक्री है, बृहस्पति वक्री है, और वो मकर राशि की यदि महिला है तो उनको भी विशेष रूप से आराम करना चाहिए, किसी प्रकार से चंचल वृत्ति धारण नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके साथ ही कुंभ राशि। कुंभ राशि पर जो है भी शनि की साढ़सती चल रही है, मकर भी शनि की साढ़सती है, तो और धनु राशि पर भी शनि की साढ़सती। ये तीनों ही राशियां शनि के द्वारा प्रभावित हो रही हैं। तो मकर राशि के जो छोटे भाई हैं या छोटी बहन है उनके लिए विशेष रूप से यह हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। और ऐसे व्यक्ति को यदि वो यात्रा करने का कोई विचार बना रहे हैं तो अभी उनको यात्रा नहीं करना चाहिए, टाल देना चाहिए जब तक शनि का ये वक्री समय चल रहा है। और शनि के मार्गी होने के बाद और ग्रहण के भी 3 महीने के उपरांत, तो जिस प्रकार जुलाई में यह ग्रहण लग रहा है तो 5 सितंबर तक उनको यात्रा आदि से
परहेज करना चाहिए। छोटे भाई का या छोटी बहन है उसका विशेष रूप से स्वास्थ्य आदि को लेकर के भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक बात अवश्य है कि यदि वो मकर राशि के हैं तो और अविवाहित हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा विवाह का संबंध आ सकता है, और अच्छा यदि घर और वर योग घर योग वर की प्राप्ति होती है तो उनको इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, वह संबंध विवाह संबंध स्थापित कर देना चाहिए। अब सबसे अंतिम राशि है बृहस्पति की राशि अर्थात मीन राशि, और यह चतुर्थ स्थान पर, ग्रहण से चतुर्थ स्थान पर, धनु से चतुर्थ स्थान पर यह स्थित है। और चतुर्थ स्थान जो है सुख का स्थान है, इसलिए मीन राशि के लोग भी सभी प्रकार के सुख ये प्राप्त करेंगे, इन्हें किसी प्रकार से कोई दुख नहीं है। यदि माता का स्वास्थ्य पीछे से खराब चल रहा है तो वह भी अब सुधार हो जाएगा, और इसके साथ ही जो उनके सुख में बाधक हैं स्वास्थ्य को लेकर के या नौकरी को लेकर के या किसी भी प्रकार की जो उनकी चिंताएं हैं वह सब अब दूर होने वाली हैं। जो उनके रुके हुए कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, वह भी सब समस्याएं समाधान होने वाली हैं। तो इस प्रकार से मीन राशि के लिए भी विशेष रूप से ग्रहण लाभकारी रहेगा। तो ये तो रही राशियों की बात। पंडित जी, अब ये ग्रहण है, जैसा कि आप बता चुके हैं कि ग्रहण किसी भी तरह से अशुभ घटना ही मानी गई है। ग्रहण का प्रभाव हमेशा अनिष्ट होता है। तो इस अनिष्ट से बचने के लिए ग्रहण काल में क्या करें और क्या ना करें, इस पर एक छोटा सा मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, आपको भी मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, वैज्ञानिक अपनी बात कहते रहते हैं कि कुछ नहीं होता है, जो मर्जी करते रहो। देखो, वह स्वयं भी संकट में पड़ते हैं और दूसरे को भी संकट में जाने का रास्ता बताते हैं। देखिए, वेद जो है अत्यंत प्राचीन शास्त्र है, और दुनिया तब भी चलती थी जब विज्ञान नहीं था। बिल्कुल। और आपको एक बात बतला दूं, उस समय के जो लोग हैं या थे वह ज़्यादा सुखी थे जब विज्ञान नहीं था। जब से विज्ञान आया है तब से बल्कि वो ज्यादा दुखी हो गए। आधुनिक विज्ञान की बात कर रहा हूं। प्राचीन विज्ञान तो वेद ही है जी। और विज्ञान भी जो आधुनिक विज्ञान आया वह भी वेद से ही आया है। तो आधुनिक विज्ञान जो वैज्ञानिक हैं उन्हें भी मालूम है कि ग्रहण के हमेशा दुष्परिणाम होते हैं और हमेशा नकारात्मक शक्तियां जो है उसमें बढ़ जाती हैं, तमोगुणों की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण निस्त्रय गुण्या भवार्जुनः, इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू इन तीनों गुणों से ऊपर हट। तीनों अर्थात ईश्वर का चिंतन कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, समस्त इन दुविधाओं को त्याग करके मेरा स्मरण कर, मेरा भजन कर, मेरे सारी चिंताओं को मुझे अर्पण कर। तो इस प्रकार से अर्थात कहने का भाव है कि ग्रहण काल में केवल ईश्वर चिंतन करना चाहिए। ग्रहण से पहले स्नान करें, फिर भगवान के किसी भी विशेष मंत्र का जप करें, उसके बाद उसका पुरस्चरण जो किया है उसका हवन करें, स्नान फिर से करें, ग्रहण के उपरांत फिर स्नान करें, स्नान के बाद फिर हवन करें, और हवन के बाद फिर जो भी संकल्प करके वस्तु आपने रखी है, क्योंकि चंद्रमा का ग्रहण है तो स्वाभाविक रूप से सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान शंकर चंद्रमौली है, इसलिए भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और चंद्रमा की जिनकी महादशा चल रही है आज के उनको चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। जाहिर तौर पर तो आज के इस कार्यक्रम में एक बड़ी भविष्यवाणी ये की गई है कि 22 सितंबर के बाद, आचार्य राजकुमार शास्त्री की यह बड़ी भविष्यवाणी है कि 22 सितंबर के बाद भारत देश में कोरोना से किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। और हम भी चाहते हैं कि यह भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही साबित हो और बहुत जल्द न सिर्फ हमारे देश बल्कि सकल विश्व को इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिले। साथ ही आज चंद्रग्रहण की राशियों का फल आपने जाना, चंद्रग्रहण में क्या करें क्या ना करें ये आपने जाना, जो उपाय बताए गए हैं वो आपके अनिष्ट का नाश करेंगे, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। और इसका प्रभाव देश, दुनिया और इंसानी जिंदगी के लिए शुभकारी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री, आप स्टूडियो में आए, हमें तमाम जानकारी दी, तमाम राशियों को फलित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samylive.com। सहारा प्रणाम।